और उस 1990 में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था? मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें लागू करना। और मंडल कमीशन की सिफारिश में पहली सिफारिश थी एजुकेशन, जो गवर्नमेंट एजुकेशन है उसमें 27% रिजर्वेशन और गवर्नमेंट नौकरी में रिजर्वेशन। अब एक बात बताओ, इस देश के प्रधानमंत्री से ही मैं बात कर रहा हूं, छोटे मोटे लोगों को बीच में लाता ही नहीं, सीधे मेरा बात प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री महोदय, एक बात बताओ, 9 साल से आप प्रधानमंत्री हो, आपने सच सच बताओ मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? मैं मानता हूं कि आपने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली है, और मैं ये भी कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की डिग्री फेक नहीं है। जब कंप्यूटर में वो फॉन्ट नहीं आया था तब भी उनकी उस फॉन्ट में डिग्री बन गई। मैं प्रधानमंत्री पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा, मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल कर रहा हूं, बताओ मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? और अगर पढ़ी है तो बताओ उसमें लिखा है कि नहीं कि इस मुल्क के 52% आबादी, 52% लोग ओबीसी हैं, 3743 जातियां ओबीसी की हैं। और 1993 में जब इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद यह नियम बना कि चूंकि अपर लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन ओबीसी को सब मिलाकर नहीं हो सकता, तो ओबीसी को रिजर्वेशन कितना मिला? जोर से बोलिए, कितना मिला? 27% मिला। और मंडल कमीशन की सिफारिश कर रही है अगर ओबीसी के साथ न्याय करना है तो इस रिजर्वेशन को उतना करना होगा जितनी ओबीसी की पॉपुलेशन है। लिखा है कि नहीं मंडल कमीशन में? अब इस देश के प्रधानमंत्री फकीर साहब मुझे जवाब दें, अगर आप ओबीसी के हितैषी हो तो जैसे ही आपने 10% सुदामा कोटा ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया तो 50% अपर लिमिट खत्म हो गई कि नहीं हो गई? बताइए भाई जोर से। अगर 10% सुदामा कोटा समझ रहे हैं ना? सुदामा का कहानी जानते हैं? अरे वो एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहा करता था। ब्राह्मण गरीब हुआ तो उसके नाम के आगे लिखा गया कि एक गरीब ब्राह्मण था। इस मुल्क के एससी एसटी ओबीसी 90% गरीब बनाए गए और कभी इस देश में उनके नाम के आगे गरीब नहीं लिखा गया, क्योंकि मान लिया गया था कि ये लोग तो ऐसे ही कंगाल लोग हैं। हमारे लिटरेचर में भी हमें अपमानित किया गया। तब मैं इस मुल्क के निजाम से पूछता हूं, अगर आपने 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू कर दिया है तो आज इस देश के प्रधानमंत्री घोषणा करें कि ओबीसी की 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन लागू करते हैं। अगर नहीं करते हो तो हम आपको फेक ओबीसी कहते रहेंगे। और अगर 52% रिजर्वेशन लागू नहीं कर रहे तो एक काम और कर लो, जरा गिन लो कि कितने ओबीसी हैं। भाई गिनती करोगे? इस देश में कितनी भेड़ बकरियां हैं आप गूगल करिए तो मिल जाएगा। इस देश में कितने पेड़ पौधे हैं आप गूगल करिए तो मिल जाएगा। इस देश में कितने जानवर हैं ये पता लगाइए तो मिल जाएगा। इस देश में कितने एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी की तो गिनती होती है, कितने ओबीसी और अपर कास्ट हैं इसकी जानकारी इस देश को नहीं है। अब एक बात बताइए, जाति जनगणना का मतलब समझा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि जाति जनगणना अगर होगी तो जातिवाद बढ़ जाएगा। सो क्यूट लॉजिक। इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ कि नहीं हुआ? और 1951 से इस देश की जनगणना में धर्म गिना जाता है कि नहीं जाता है? बताइए जोर से, धर्म गिनते हैं कि नहीं? अरे भाई, जब तक तुमने धर्म के नाम पर दंगाई राजनीति शुरू नहीं की थी तब तक इस देश में धर्म के नाम पर दंगे बहुत कम हुए। दंगे तो तब हुए जब तुमने धर्म की राजनीति शुरू की। गिनने से कोई दंगा और कोई बंटवारा नहीं होता। जैसे धर्म गिनते हो, जैसे भाषा गिनते हो, इस देश में भाषा के नाम पर राज्य बटे कि नहीं बटे? भाषा के नाम पर राज्य बटे और फिर भी भाषा गिनते हैं। धर्म के नाम पर देश बटा, फिर भी धर्म गिनते हैं। इंसान जाति के नाम पर बटा और वो जाति नहीं गिनते। ये धोखा है कि नहीं है? इसलिए हम कहते हैं कि जातियों के गिनने से जातिवाद नहीं बढ़ता, जातियों के न गिनने से जातिवाद बढ़ता है। क्योंकि रोहित वेमुला को जाति पूछ करके सांस्थानिक हत्या की गई।
डॉक्टर पायल तड़वी, और अभी हाल का केस है महाराष्ट्र के लोगों, आप जानते होंगे दर्शन सोलंकी नाम का एक लड़का था ना, आईआईटी में पढ़ता था ना, लोग कहते थे कि जब नया भारत बनेगा तो अपने आप जातियां खत्म हो जाएंगी। ये बताओ सबसे अच्छे पढ़े लिखे लोग आईआईटी में होंगे कि नहीं? सबसे अच्छे पढ़े लिखे लोग ये यूनिवर्सिटीज में होंगे कि नहीं? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूं और साफ कह रहा हूं, इंटरव्यू में नंबर देने में भी जाति देखी जाती है। इंटरव्यू और वाइवा में नंबर देने में जाति देखते हो, और उसके बाद जाति के नाम पर इतना जलील करते हो कि दर्शन सोलंकी की सांस्थानिक हत्या होती है, तुम जातियां नहीं गिन रहे हो तब भी जातिवाद बढ़ रहा है। मेरा एक सुझाव इस देश के प्रधानमंत्री माने कि वो जाति जनगणना करा दो, और जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी करा दो। ये देखो, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जातिवाद खत्म हो जाएगा। बीमारी और हमारे ऊपर तोहमत। एक शेर पढ़ रहा हूं, हमी को दरिया पे जाने से रोकने वाले हमी से पानी का हिसाब मांगते हैं। कहते हैं कि हम मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। ओबीसी प्रधानमंत्री महोदय एक और जवाब दो, अगर जातियां नहीं गिने तो देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी प्रोफेसर 2019 तक ओबीसी का क्यों नहीं था? तुम कहते हो कि हमने राष्ट्रपति दलित बना दिए, हमने कैबिनेट मिनिस्टर दलित और ओबीसी बना दिया, हमने देखो नई राष्ट्रपति पहली आदिवासी महिला बना दिया। हम कहते हैं थैंक यू माय डियर फकीर, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि लेटरल एंट्री से जो 400 ज्वाइंट सेक्रेटरी तुमने बनाए उसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी क्यों नहीं है? हम तो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, तुम ये सांसद विधायक क्यों बना रहे हो? वो तो अपने दम पर बन जाएंगे। हमारे एक पुरखे ने जो यही महाराष्ट्र थोड़ा नाराज होकर गए थे, महाराष्ट्र वालों आप भी इसका मूल्यांकन करिए, मान्यवर कांशीराम। और मान्यवर कांशीराम ने एक किताब लिखी है चमचा युग, पढ़ा है आप लोगों ने? चमचा युग का एक वाक्य है, जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी पूरी उम्र दलाली में गुजर जाती है। हमारे लोग जो एससी और एसटी सीटों पर सांसद और विधायक बने, उन्होंने बंद आंखों से खुले तौर पर 2 अप्रैल के भारत बंद को चुपचाप देखा, जब एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट से छेड़खानी हुई थी। जब 13 पॉइंट रोस्टर आया था तो वो खामोश थे। जब पायल तड़वी का केस हुआ तो वो खामोश थे। जब हाथरस में एक बेटी को जिंदा उसकी लाश को आधी रात को पेट्रोल डालकर जला दिया तो वो खामोश थे। जब जितेंद्र मेघवाल को मारा गया तो वो खामोश थे। जब मटका छूने से मारा गया तो खामोश थे। जब इस देश के यूनिवर्सिटीज में बैठकर सारे इंटरव्यू एससी एसटी ओबीसी के नंबर काटे जा रहे हैं, वो खामोश हैं। लेटरल एंट्री में मैं आपसे कह रहा हूं महाराष्ट्र के लोगों, चलो आरटीआई लगाते हैं। 400 लोगों को इस सरकार ने ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया, उसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं है। और जितने एससी एसटी ओबीसी लोग वहां सांसद और विधायक बन के बैठे हैं, वो चुपचाप खामोशी से ये सब देख रहे हैं कि नहीं? वो खामोश है कि नहीं? तो चमचा कौन हुआ? आपके समाज का वोट लेकर के हमारी बर्बादी का नजारा वो चुपचाप देख रहे हैं, और वो देखते हुए हमारे जुल्म और सितम को देख रहे हैं। हमारे बच्चे एजुकेशन से दूर हो रहे हैं, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। उन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा बिक गई। लेटरल एंट्री में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। और मैं क्यों बोल रहा था कि फकीर ने पूरा देश बेच करके आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया? क्योंकि अगर प्राइवेट हो जाएगा सब कुछ तो उसमें कोई रिजर्वेशन है क्या? अगर एजुकेशन प्राइवेट हो गई तो रिजर्वेशन मिलेगा क्या? और अगर सरकारी नौकरियां बिक के प्राइवेट हो गई तो रिजर्वेशन मिलेगा क्या? अब एक बात बताइए, अशोका, गलगोटिया, लवली प्रोफेशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली है ना, उसमें कितने एससी एसटी ओबीसी घरों के बच्चे पढ़ते हैं? मीडिया में रिजर्वेशन है क्या? एक तो मीडिया का नाम देखिए, मेरी जुबान से आ गया। इस देश में 4th पिलर कहा जाता है मीडिया को, और इस देश में किस्मत बताने वाले पाखंडी बाबाओं को बैठाकर मीडिया पे कहते हैं कि ये बाबा चमत्कार कर रहा है। पुराने लोग जो मंच पर बैठे हैं और सामने बैठे, इन लोगों को याद होगा 1990 और 2000 के दशक में इस देश में गणेश की मूर्तियां दूध पीने लगी थी। याद है कि नहीं?
मैं जानना चाहता हूं कि वो मूर्तियां आज फिर क्यों ही दूध पी रही? प्यास नहीं लगती क्या? भाई पिलाओ दूध। और तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था। हमारे उत्तर भारत में रोज धर्म के नाम पर कथाएं हो रही हैं। हमारे यहाँ एक बाबा है, वो क्या कहता है सर, मैं आपको बताऊं, उसकी वीडियो सामने है। वो कहता है अगर आपका बच्चा पढ़ाई करने में कमजोर है और मान लीजिए कोई एग्जाम देने जा रहा है, जिस दिन उसका पेपर है, बेल पत्र लो, उस पर शहद लगाओ और शिवलिंग पर चिपका दो, आपका बेटा पास हो जाएगा। और उसी कथावाचक का अपना बेटा 8वीं क्लास में 2 बार फेल हो गया। ये अपने देश को ऐसे मूर्ख बना रहे हैं। मेरे पिताजी बचपन में एक जादूगर को पकड़े, हम लोग बहुत छोटे थे। वो जादूगर मिट्टी को उठाता था और ऐसे मंत्र पढ़ के कहता था देखो पैसा बना दिया। मेरे पिताजी ने कहा जब तुझे मिट्टी से पैसा बनाने की कला आती है तो जादू दिखाकर पैसा क्यों कमाता है? भाई सिंपल लॉजिक। वो जादूगर मिट्टी से पैसा नहीं बनाता, मिट्टी को आपकी आंख में धूल झोंक कर आपकी जेब से पैसा लेकर चला जाता है और आप कहते हैं कि आप जादू देख रहे थे। इस देश में धर्म के नाम पर आपकी जेब का पैसा लेकर चला गया। आके किस्सा महाराष्ट्र में अक्सर सुनाता हूं, आप भी सुनिए, रेफरेंस दे रहा हूं, नहीं तो पता चला लौटूंगा दिल्ली तक तो मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा कि हमारी भावनाएं आहत कर रहे थे। इस देश में जिसके गले में मटका डाला उसकी भावना नहीं थी क्या? भीमा कोरेगांव में कहा कि वो शस्त्र नहीं पकड़ सकते और 500 महारों को जब शस्त्र पकड़ाया तो पेशवाओं की सेना के छक्के छुड़ा दिए। हमारी काबिलियत और हुनर तुमने रोका था, हमारे अंदर पूरी काबिलियत है। और इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं, एक नाटक लिखा है ज्योतिबा फुले ने, तृतीय रत्न। और तृतीय रत्न नाटक में क्या लिखा है वो किस्सा जरूर सुनाता हूं, आज के वक्त में सुनाना जरूरी है। अगर ये किस्से हम नहीं सुनाएंगे तो हमारे बच्चे किसी धर्म की यात्रा में जाकर ये भूल जाएंगे कि उनके हाथ में कलम और किताब पकड़ाने वाले पुरखों ने बड़ी मुश्किल से कलम किताब पकड़ाई थी और इस मुल्क के नेता आपके बच्चों के हाथ से कलम और किताब छीन रहे हैं और धार्मिक संसद में नारा लगाते हैं कि हिंदुओं तुम खतरे में हो, त्रिशूल और तलवार रखो। अरे हम बिरसा फुले अंबेडकर पेरियार वाले कहते हैं त्रिशूल और तलवार उन नेताओं को कह दो कि अपने बेटे बेटियों को रखो। और जय शाह जो अमित शाह का बेटा है उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बनाकर अरबों रुपए कमवा रहा है और हमारे बच्चों को सिखाता है कि त्रिशूल तलवार रखो। आए इस मुल्क के 90% लोगों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, अपने बच्चों को किसी त्रिशूल और तलवार को मत पकड़ने दीजिएगा, उनके हाथ में कलम और किताब पकड़ाइएगा। वही बाबा साहब अंबेडकर के और फूले के सपनों का भारत होगा। ये हमारे बच्चों के हाथ से कलम और किताब छीनकर उन्हें दंगाई बनाकर 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं और पहले भी चुनाव जीतते आए। वो धर्म का नारा, वो धर्म की बात, अरे न धर्म खतरे में है न कोई भगवान खतरे में है। अगर खतरे में है तो मुल्क का संविधान खतरे में है और हम उन्हें बचाने के लिए आपके बीच में आए। मैं जानता हूं कि मेरे मंच पर और सामने अंबेडकर फूले पेरियार पर बोलने वाले और पढ़ने वाले मुझसे काबिल लोग हैं भाई, मगर अगर हम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं तो इन दंगाइयों को सत्ता से हटाना होगा कि नहीं। और इसलिए मैं सीधी सपाट बात कह रहा हूं, ओबीसी का नाम लेकर ओबीसी को धोखा दिया कि नहीं दिया। पिछले दिनों सत्तारूढ़ दल ने कहा कि ये कांग्रेस वाले नेता ने ओबीसी का अपमान कर दिया क्योंकि चोरों को ओबीसी से जोड़ दिया। चंद्रपुर के लोगों बताओ, जितना चोरी पैसा लेकर भागा उसमें एक भी ओबीसी है? जोर से बोलिए। ये जितने विदेश में पैसा लेकर भागे एक भी ओबीसी है? जब वो एक भी ओबीसी नहीं है तो तुमने उन्हें ओबीसी से जोड़कर ओबीसी का अपमान किया है। ये बात मैं तुमसे कहने आया हूं भाई। जब उसमें एक भी ओबीसी नहीं तो ओबीसी का अपमान कौन कर दिया? ओबीसी का अपमान वो कर रहा है जो प्रधानमंत्री होकर बार बार याद करता है कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, लेकिन जाति जनगणना नहीं करवाते, जो मंडल कमीशन की सिफारिशें नहीं लागू करते, जो प्रोफेसर, वाइस चांसलर, कुलपति और उसके बाद जज ओबीसी के नहीं बनाते, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नहीं बनाते, जो इस सारी आबादी को अपना हक पाने से रोकना चाहते हैं। देखो एक बात सुन लो,
अबर वो सब ये करने में कामयाब क्यों हो गए? क्योंकि आपको धर्म के नाम पर उकसा दिया गया है। एक बात सोचिए, सिलेबस बदला जा रहा है। आखिरी के 2-4 मिनट और लूंगा, मुझे पता है 10 बजे ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। 2-4 मिनट और कुछ कंटेम्पररी। कमलेश साहब, दिलीप साहब ने हमें बुलाया है तो दिलीप साहब ने जोखिम लिया है। 5 मिनट और बोलूंगा बस। अच्छा चलते हैं। नहीं, बीच में कभी कोई टेस्ट ले लेता हूं कि मेरी बात सही जा रही है कि नहीं जा रही। सिलेबस बदलने का किस्सा सुना आपने कि मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे? सुन रहे ना? अब सिलेबस में क्या लिखा जाएगा? महाराणा प्रताप बहुत बड़े योद्धा थे। विद्यार्थी पूछेगा कैसे, तो उन्होंने वो लिखेगा, टीचर पढ़ाएगा क्योंकि उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। विद्यार्थी पूछेगा किससे, तो कहेंगे अन्याय से। फिर विद्यार्थी पूछेगा नहीं नहीं मतलब किसके खिलाफ लड़े थे, तो टीचर बोलेगा जुल्म के खिलाफ लड़े थे। तो विद्यार्थी कहेगा नहीं नहीं जुल्म कौन कर रहा था, तो टीचर बोलेगा एक राजा कर रहा था। तो विद्यार्थी पूछेगा राजा का क्या नाम था, तो टीचर बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस है। आप समझिए। अरे भाई आप महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ाओगे बिना मुगलों से? अरे भाई लड़ाई कौन लड़ा? विद्यार्थी अगली क्लास में पूछा ताजमहल कौन बनवाया था, तो कहेंगे एक बादशाह बनवाया था। कहे क्या नाम था? कहा आउट ऑफ सिलेबस। आप क्या बनाना चाहते हैं इस देश को? किताबें तो हम चाहते हैं कि गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार की भी किताब पढ़ें ताकि उनको उनकी भाषा में जवाब दें। हमारे पुरखे ने पहले मनुस्मृति पढ़ी और उसके बाद मनुस्मृति जलाई और उससे बेहतर किताब लिखी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, और उसके बाद बाबा साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा। हम कहते हैं कि सबको पढ़ने तो दो कम से कम, और जब पढ़ने दोगे तो ज्योतिबा फुले का एक नाटक पढ़ने दोगे। मैं रेफरेंस से बात कर रहा हूं। ज्योतिबा फुले एक नाटक लिखे हैं जिसका नाम है तृतीय रत्न। आज की चुनौती, और ये चुनौती केवल ओबीसी की नहीं है, ये चुनौती शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और किसान, कमेरा, कुनबी जातियों की भी है। उस नाटक में महात्मा फुले एक बात कहते हैं। एक आदमी बहुत परेशान था और वो जब गया तो परेशान होकर उस जमाने में किसके पास गया? वही मुखत से जाते ब्राह्मण है भाई, देवता का अवतार जो यहां था। राजा को ब्राह्मण ने कहा कि राजा देवता का प्रतिनिधि है, तो राजा ने ब्राह्मण के लिए कहा ये खुद देवता के अवतार हैं। दोनों मिलकर के प्रजा को गुलाम बनाए। राजा रानी के पेट से पैदा होता था। बाबा साहब के संविधान के बाद कोई राजा रानी अब पेट से पैदा नहीं होता। और मंडल कमीशन लागू करते समय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लाल किले के भाषण से कहा था, मैंने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसे मां के पेट में वापस नहीं ले आ सकता। इस देश की आधी आबादी ओबीसी, उसको पूरा हक मिलकर रहेगा। तब मंडल लागू हुआ था। और बताओ इस देश के प्रधानमंत्री मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर यात्रा करने कौन निकला था? इस देश में मंदिर के नाम पर दंगा करने वाले लोग कौन थे? याद है ना आपको? मंडल के विरोध में कमंडल। और उस रथ यात्रा का संयोजक कौन था? वही जो बचपन में भगवा झंडा जब तालाब में गया तो बाल नरेंद्र को दिखा कि भगवा का अपमान हो रहा है। तालाब में बाल नरेंद्र कूद गया और भगवा झंडा ले आया, उसके साथ मगरमच्छ के बच्चे को भी दबा के ले आया। फिर 35 साल भीख मांग के गुजारा किया। फिर इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लिया और फिर एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। मैं कोई अपमान तो नहीं कर रहा हूं इस देश के प्रधानमंत्री का भाई, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है वही तो मैं याद दिला रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप ओबीसी हैं तो क्या आप इस गुनाह की माफी मांगेंगे कि मंडल के विरोध में कमंडल की यात्रा के संयोजक आप थे कि नहीं थे? बताइए भैया, वो थे कि नहीं थे? तो मंडल के विरोध में कमंडल ले आए आप, और धर्म के नाम पर दिन रात दंगा, मंदिर, मस्जिद। नहीं भाई, इस देश को देवालय की जरूरत कम है, शौचालय के बिना भी जी लेंगे, लेकिन स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की जरूरत है। और इसलिए हम इस मुल्क को बचाने की बात करते हैं। और अगर विद्यालय होगा तो तर्क विवेक होगा, कलम किताब होगी तो बच्चा सवाल पूछेगा,
बच्चा सवाल पूछेगा तो वो जो बच्चा गया था, ज्योतिबा फूले तृतीय रत्न नाटक में लिखते हैं कि जब वो बहुत परेशान व्यक्ति गया ब्राह्मण के पास, तो उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं। तो ब्राह्मण ने कहा लाओ मैं तुम्हारी जन्म पत्री देखता हूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि यार तुम्हारा शनि ग्रह ठीक जगह पर नहीं है। क्या नहीं है? शनि ग्रह। शनि ग्रह को भी नहीं पता है कि उसके जगह बदल देने से धरती पर लोगों की किस्मत बदल जाती है। राहु केतु को पता ही नहीं है कि इस देश में, मंगल को पता ही नहीं कि कितनी शादियां उसके नाम पर टूट जाती हैं भारत में। तो उसने कहा कि शनि ग्रह ठीक नहीं है। तो कहा कैसे ठीक होगा? ज्योतिबा फूले लिख रहे हैं भाई, मैं नहीं कह रहा हूं। पता चला कल को मेरे ऊपर मुकदमा कर दोगे। अरे भाई हिम्मत है तो फूले के ऊपर मुकदमा करके दिखाओ, हिम्मत है तो अंबेडकर के खिलाफ बोलकर दिखाओ। और मैं नौजवानों आपको भी एक संदेश देकर जा रहा हूं, कितनी भी कड़वी आलोचना करनी हो, फूले, अंबेडकर, पेरियार को सामने रख दीजिए। जितना हमारे पुरखों को आलोचना करनी थी, अगर वही हम आलोचना पढ़ दें तो वही बहुत है। अगर हम सीधे बोलेंगे तो ये जालिम आपको जेल में डाल देंगे। हमारे पुरखों ने कम आलोचना की है क्या? इसीलिए मैं देखो उनका लिखा हुआ पढ़ा रहा हूं, रेफरेंस दे रहा हूं। नाटक का नाम है तृतीय रत्न, ज्योतिबा फूले के संकलन में शामिल है। तो उसने कहा कि आपका शनि ठीक जगह पर नहीं है। उसने कहा ठीक जगह पर आएगा कैसे? कहा हवन करानी होगी। कहा कितना खर्चा होगा? कहा कि 10,000 रुपया लगेगा। वो आदमी को कहा कि बड़ी गरीबी है, इतना पैसा तो नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम्हारे लिए 50% डिस्काउंट की सेल लगा देते हैं, 5,000 दे देना, तुम्हारा शनि हम ठीक जगह पर ले आएंगे। वो आदमी कहा नहीं साहब, कोरोना में नौकरी चली गई, बहुत थाली बजाई, ताली बजाई, दीपावली मनाई, फिर भी कुछ लोग कोरोना में हमारे चले गए, हमारा बिजनेस चौपट हो गया, हमारी संपत्ति है नहीं, इतना पैसा भी नहीं दे पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा 1,000 रुपए दे दो, छोटी वाली हवन करा देता हूं। वो आदमी कहा नहीं साहब इतना भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा जाते जाते कि अच्छा ऐसा करो 100 रुपए दे दो, मैं एक मंत्र दे देता हूं, पढ़ते रहना, शनि ठीक जगह पर आ जाएगा। वो आदमी खड़ा होकर दोनों जेब का खाली जेब दिखाकर बोला कि मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं। नाराज होकर दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर बोला कि जब तेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये मैं नहीं लिख रहा भाई, ये महात्मा फूले ने कहा है। फूले ने कहा है जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, लकड़ी का काम करना बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, लोहे का काम करना लोहार का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही दान दक्षिणा के नाम पर धर्म का व्यापार करना उनका धर्म नहीं धंधा है। ये बात मैं नहीं कह रहा, महात्मा ज्योतिबा फूले कह रहे, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं और उसी को कहते हैं कि धर्म खतरे में। मैं आपसे गुजारिश करने वाला हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये मंदिर जाने वाली भीड़ जिस दिन विद्यालय जाने लगेगी, इस भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। और विद्यालय जाने वाली भीड़ को मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मुसलमान इस मुल्क के खतरा हैं। बताओ इस देश के ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हारे मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? रोहित वेमुला पायल तड़वी के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा था क्या? आपका लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ये कोई मुसलमान छीन रहा है क्या? सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेचकर आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया, ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? आपके बच्चों की शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच करके अंबानी अडानी का गुलाम बना दिया गया। लाखों रुपए में डिग्रियां बिकेंगी, जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? और आपको अचानक आके बताया जाता है कि 80% हिंदुओं एक हो जाओ क्योंकि मुसलमानों से खतरा है। अरे मैं आपसे कहने आया हूं 90% इस मुल्क के कमेरा लोगों, हाथ से श्रम करने वाले लोगों एक हो जाओ। ये 10% लुटेरा लोगों से आपके बच्चों के भविष्य को खतरा है। और केवल शिक्षा बचाओ। मैं इस देश के नेताओं के लिए कहना चाहता हूं, अगर इस देश में हिंदू धर्म खतरे में है तो अमित शाह का बेटा जय शाह हिंदू धर्म बचाने क्यों नहीं जाता?
अगर इस देश में मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़नी है तो जितने इनके सांसद विधायक हैं उनके बच्चे क्यों नहीं जाते? आपको पता होना चाहिए कि ये बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं और हमारे आपके घरों के बच्चों को सरकारी स्कूल भी नहीं नसीब होता है। और आपके बच्चे जब शिक्षित नहीं होते तो अचानक कोई आकर कहता है कि धर्म खतरे में है, आपका बच्चा धर्म बचाने चला जाता और आपका परिवार लुट जाता है और जो लड़ा रहा है उसका परिवार आबाद हो गया। वो एक चुनाव जीता, अगली बार दूसरा चुनाव जीतेगा, तीसरी बार तीसरा चुनाव जीतेगा और आपका बच्चा हमारे और आपके सामने शिकायत करेगा कि हमें तो शिक्षा नहीं मिली। तुम जब थे 2023 में बहुजन समता पर्व मना रहे थे तब तो अंबेडकर और फूले को याद कर रहे थे ना? तब तो तुम्हें पता था मंडल कमीशन क्या है, उसका लाभ लिए थे कि नहीं? भारत के संविधान का लाभ लिए थे कि नहीं? सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी का लाभ लिए थे कि नहीं? और तुम्हारे पुरखे लायक थे तो तुमने सबका लाभ लिया और तुम्हारी आंखों के सामने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद किया गया, तुम्हारी आंखों के सामने आरक्षण खत्म किया गया, तुम्हारी आंखों के सामने ओबीसी की जाति जनगणना नहीं कराई गई, तुम्हारी आंखों के सामने मंडल के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। तुम क्या कर रहे थे? हम केवल ये कहेंगे कि हम बिरसा फुले अंबेडकर की जयंती मना रहे थे? नहीं साहब, पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इसलिए क्रांति का वक्त है चंद्रपुर महाराष्ट्र के लोगों। ये अगले चंद महीने जो बचे हैं ना, अगर उसके बाद 2025 में इसी नागपुर का ये सांस्कृतिक संगठन अपना 100वां साल मनाएगा, जिसके जहन में भारत का संविधान नहीं मनुस्मृति है, ये साफ अपने लोगों को बता दीजिए। और मनुस्मृति में राम राज्य में शंभूक मारा गया, किसी गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, हमारे पुरखे शिकार होते गए। 2023 के लोगों, नए वक्त के द्रोणाचार्य एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का अंगूठा नहीं काट रहे, पूरा का पूरा हाथ काट रहे हैं ताकि उनको शिक्षा और रोजगार न मिल सके। और इसलिए धर्म के नाम पर दंगा का माहौल बनाया गया। आज भी द्रोणाचार्य जिंदा हैं और इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, आरक्षण इसलिए नहीं था कि एकलव्य कमजोर था, आरक्षण इसलिए था क्योंकि द्रोणाचार्य दोहरा चरित्र वाला था, उसने हमारी मेरिट को नहीं चेक किया। और याद रखो, मैं जाते जाते गुजारिश कर रहा हूं, एक बड़ा पसंदीदा शायर है मेरा, वो लिखता है कि लौटाएंगे वह सारा तुम्हें सूद के समेत, हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकत तुम्हारे पास अगर है सितमगरों तो अपने पास भी बिरसा फूले पेरियार है। और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे भले ही हम अकेले रहें। और चलिए आज से क्रांति का आगाज करें। आज बीपी मंडल की शहादत दिवस के दिन इस देश के आधी आबादी के ओबीसी समाज के लोगों, किसी और के लिए मत लड़ो। पहला काम ये करो कि ये 3743 जातियों में जो तुमको एक करके गए बीपी मंडल, उन्होंने कहा था कि 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन मिलेगा। चलो गांव गांव चलते हैं और कहते हैं कि अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो जनगणना नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें बताओ कि हमारी आबादी कितनी है और हमारी शिक्षा और रोजगार हमारे पास कितना है। और दूसरा मुद्दा, चलो गांव गांव चलें ओबीसी समाज के लोगों, दूसरा मुद्दा आप अपने एजेंडे में रखिए कि 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू हो गया है तो 50% की अपर लिमिट खत्म हो गई है। 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसके बिना जो इसका विरोधी हम उसे वोट नहीं देंगे। तीसरा मुद्दा, सरकारी शिक्षा, सरकारी संपत्ति को अगर प्राइवेट हाथों में बेच रहे हो तो मंडल कमीशन की सिफारिश कहती है प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। चलो प्राइवेट सेक्टर में भी हम रिजर्वेशन लेंगे। अरे भाई, प्राइवेट सेक्टर जैसा कुछ होता है क्या?
अंबानी और अडानी को 10 लाख करोड़ रुपया लोन दे दिया। 10 लाख छोड़ो, 1 लाख रुपए लोन दे करके दिखाओ, बैंक वाले आपका चप्पल घिसा देंगे। और प्रधानमंत्री का दोस्त है तो लाखों लाख करोड़ रुपए का लोन दे दिया, दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बना दिया। कहा था हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, हवाई जहाज बेच दिया। हवाई चप्पल वाला नीचे देखा तो हवाई चप्पल भी बेच दिया। आपको सपने दिखाए बड़े और आपकी संपत्ति को लूट लिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है अगर 1 रुपए भी सरकार का लाभ किसी संस्थान ने लिया है तो वो प्राइवेट सेक्टर नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर है। गांव गांव चलिए और बताइए कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। इस मुल्क के 90% SC ST OBC अगर जिस भी जगह पर नहीं है तो भारत का संस्थान होगा क्या? लेटरल एंट्री बंद होनी चाहिए। अगर लेटरल एंट्री बंद नहीं होगी तो आप नीचे से IAS बनोगे, ऊपर तक पहुंच नहीं पाओगे, और ऊपर से वो लोग लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाकर RSS वालों को बिठा रहे हैं आपके देश को, भविष्य को बर्बाद करने के लिए। साफ बोलकर जा रहा हूं, कोई लाग लपेट नहीं है। वो शाखा से निकले हुए लोग वहां बैठ करके पूरे देश को बेच रहे हैं। तो लेटरल एंट्री में अगर रिजर्वेशन नहीं है तो आपके लोग होंगे क्या? प्रमोशन में रिजर्वेशन मंडल कमीशन की अगली मांग थी। चलो इस देश के लोगों को कहें कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन लागू करना चाहिए। और आखिरी बात, कोई अगर आपसे कहे कि जाति जनगणना OBC का सवाल है तो उससे कहिएगा नहीं भाई, केवल OBC नहीं, इस देश के अपर कास्ट को भी गिनो। हम भी जानना चाहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों की आबादी 2 से 3% है और 90% वकील, जज और प्रोफेसर वही 3% मुखद से जाते तो नहीं बने हुए हैं। इसलिए सबकी गिनती होगी तभी जाति जनगणना होगी। केवल OBC की गिनती मत कराइएगा, क्योंकि OBC की गिनती करने से पूरा आंकड़ा नहीं आएगा। मैं जानना चाहता हूं कि वो 1% लोग कौन है जिन्होंने 40% लोगों पर संपत्ति कब्जा किया हुआ है। और इसलिए हमें विरासत में बहुत गम मिला है। हमारा एक शायर कहता है, विरसे में हमें ये गम है मिला, इस गम को नया क्या लिखना, जुल्मत को जिया, सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। आज कुछ लोग खुदा बने बैठे हैं। और मैं ये बात कहते जा रहा हूं, सुबह का चढ़ता ये सूरज शाम को ढल जाएगा, जो बुझा बैठा है आरिफ वो दिया जल जाएगा। वक्त के दरिया में तुम तूफान आने तो दो, कौन कितने पानी में है सब पता लग जाएगा। एक बार जागने तो दो इस मुल्क के 90% लोगों को। चंद्रपुर के लोगों, आपसे विदा लेते हुए केवल एक बात आखिरी, अगर शिक्षा नहीं बची, अगर रोजगार नहीं बचा, कलम और किताब हार गई तो तलवार और त्रिशूल जीत जाएगा। तलवार और त्रिशूल जीतेगा तो संविधान हार जाएगा। संविधान हारेगा, हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। हमारे बच्चे गुलाम पैदा होंगे और गुलाम ऐसे गुलाम होंगे कि पता नहीं फिर कोई फूले अंबेडकर पेरियार आएगा या नहीं आएगा। जब फूले काम कर रहे थे तो अकेले रहे होंगे। अंबेडकर के खिलाफ अंबेडकर के लोगों को खड़ा कर दिया गया, शाहू जी को बड़ा नहीं होने दिया गया। बीपी मंडल के खिलाफ कमंडल वाले आ गए, फिर भी हमारे पुरखों में दम था, वो लड़के हमें इतना कुछ सौंप गए। हम जाएंगे, हमारी आवाजें बहुत कम हैं। हम जानते हैं कि हमारी आवाजों को बहुत दूर तक नहीं सुना जाएगा। हम जानते हैं कि जागरूक लोग इस पंडाल में बैठे हुए हैं। इस 14 अप्रैल के बाद जाएंगे, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, लेकिन इस मुल्क को सांप्रदायिकता की आग से पता नहीं बचा पाएंगे कि नहीं।
मुझे अफसोस होता है कि शायद हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं। मुझे अफसोस होता है कि जालिम की ताकत बढ़ती जा रही है। मुझे अफसोस होता है कि हमारे लोग जालिम का साथ दे रहे हैं। मुझे अफसोस होता है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग अपने बच्चों का भविष्य खत्म होता देखकर भी नहीं समझ पा रहे। मुझे अफसोस होता है कि मुल्क में नफरत की आग बढ़ाई जा रही है। चंद्रपुर के लोगों, आपने मुझ जैसे एक नाचीज को बुलाकर इतना सम्मान दिया। मैं जाते आते कोई गुजारिश करके जा रहा हूं, हम में कुछ नहीं है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मगर ये कहने सुनने का मंच 2025 के बाद बचेगा कि नहीं बचेगा? अंबेडकर को मानने वालों, एक बार पता लगाना 2023 में कितनी जगह अंबेडकर रैली निकालने की परमिशन रद्द कर दी गई है। पता है कि नहीं आपको? आप अंबेडकर को भी नहीं याद कर सकते, आप फूले को भी नहीं याद कर सकते, आप पेरियार को भी नहीं याद कर सकते। कितने दिन हम बोलेंगे? कल को हमारे ऊपर मुकदमा, कल को हमारे ऊपर जेल, कल को हमारी बदनामी। इसे कोई बचा सकता है तो हम सब मिलकर बचा सकेंगे, क्योंकि हिसाब तो होगा, हम याद किए जाएंगे। अगर हम लड़ करके ये जंग बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार के सपनों का भारत बनाने में कामयाब हो गए तो आने वाली पीढ़ियों की नजर में शान से याद किए जाएंगे। अगर ये संविधान की और मंडल की जंग हम हार गए तो आने वाली पीढ़ियों की आंखों में हमारे लिए शर्म होगी, मगर हम याद किए जाएंगे। मैं बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार और मंडल का एक वारिस अपने आने वाली पीढ़ियों की आंखों में अपने लिए शर्म नहीं देखना चाहता। इसलिए इनके मुकदमे और जेल से नहीं डरा, और नहीं डरते हुए आपसे वादा करते हुए जा रहा हूं कि मंडल की लड़ाई, संविधान की लड़ाई आखिरी वक्त तक लड़ते रहूंगा। और आपसे भी गुजारिश करके जा रहा हूं, वक्त बहुत कम बचा है। बिखरे रहे तो सब खत्म हो जाएंगे। अपनी जाति को आप बचा सकते हैं तो अपनी जाति को भी नहीं बचा पाएंगे। आओ 6743 जातियों को एक कर दें। जितने लोग हाथ से श्रम करते हैं सबको एक कर दें। जितने लोग मोहब्बत चाहते हैं इस मुल्क में, जितने लोग भारत के संविधान से मोहब्बत करते हैं, उन सबको एक माने। और आओ इन थोड़े से लोगों के खिलाफ बिरसा, फुले, अंबेडकर की लड़ाई को आगाज करें। और अगर ये लड़ाई जीत गए तो 2024 के बाद शान से कहेंगे कि हम सच्चे अर्थों में बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार के वारिस हैं। वरना अफसोस कि हमें यह भी मौका नहीं मिलेगा। अलविदा चंद्रपुर के लोगों।